लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैं कौन कौन से होते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के साथ साथ ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ सीमेंट। जैसे हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट में M15 है, M25 है, M20 है। कि यहाँ पे हमारा M क्या इंडिकेट कर रहा है और जो 15 है 15 क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाना हुआ था। यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि हम लोग जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग किस मशीन का यूज करते हैं, मशीन के साथ साथ उस क्यूब का साइज हम लोग कितना रखते हैं। ठीक, कि हम लोग उस क्यूब का साइज कितना रखेंगे, वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है कि यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील का जब हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक हमें अपर यील्ड पॉइंट मिल जाता है। जबकि वही यदि हम लोग HYSD बार का, ठीक, मींस हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार का जब हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें कोई भी यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है। तो इसकी यील्ड पॉइंट के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग इसका यील्ड पॉइंट कैसे निकालेंगे। ओके, जिनको भी मालूम हो कि इसका यील्ड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तुरंत चैट बॉक्स में आंसर दीजिए यहाँ पे कि HYSD बार का यील्ड पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। हम लोगों ने देखा हुआ था कि जब भी हम लोग जैसे ये क्या है, कोई एक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है, ओके, ये हो गया यहाँ पे स्ट्रेन, यहीं पे ये हो गया स्ट्रेस। ठीक, तो जब हम लोग MS के केस में बना रहे थे, मींस माइल्ड स्टील का, हम लोगों ने जब माइल्ड स्टील का स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाया हुआ था तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिला हुआ था। ठीक, यहाँ पे एक हमें मैक्सिमम पॉइंट पे एक अपर यील्ड स्ट्रेस हमें मिल गई थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको FY बोलते थे। और यही FY हमारी क्या है, यही है यील्ड स्ट्रेस। ठीक, जिसको हम लोग अपर यील्ड पॉइंट बोलते थे। उस पॉइंट पे हमें जो एक स्ट्रेस मिलती थी, उस स्ट्रेस को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, FY को, FY को यहाँ पे बोला हुआ है यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। ठीक, जबकि यदि हम लोग क्या करें, अब ये माइल्ड स्टील की जगह है, यदि हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं किसका, HYSD बार का। ओके, तो जरा देख लेते हैं HYSD बार के केस में डायग्राम हम लोगों का किस प्रकार से बन के आता है। HYSD बार है, HYSD बार के केस में जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम कुछ हम लोगों का इस प्रकार से बनता है। ये है स्ट्रेन एंड ये है स्ट्रेस। ओके, तो इस केस में हमने क्या देखा हुआ है कि यहाँ पे जो ग्राफ जाता है,
ये देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा, जबकि चलो ठीक है, मैं इसी के साथ में यहाँ पे जो एमएस वाला था, एमएस का भी डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे जो आप लोगों के सामने डायग्राम बनाए हुए हैं, ठीक, जो फर्स्ट नंबर पे ग्राफ बना हुआ है एंड सेकंड नंबर ग्राफ बना हुआ है, ठीक, ये फर्स्ट और सेकंड जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों ग्राफ है एच वाई एस डी बार के। ओके, एच वाई एस डी बार में मैंने आप लोगों को दो ग्रेड बताए थे। कौन कौन से दोनों ग्रेड बताए थे? एक बताया था एफ ई 415 एंड दूसरा बताया था एफ ई 500। ओके, तो ये वाला हमारा ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर पे एफ ई 500 एंड जो सेकंड वाला ग्राफ है ये हमारा किसका हो गया? एफ ई 415 का हो गया। वहीं पे चलो इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड नंबर का। ओके, ये थर्ड नंबर का ग्राफ, ये देखो मैंने यहाँ पे जो एमएस का ग्राफ बनाया हुआ है, एमएस का, और एमएस के केस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इसकी जो ग्रेडिंग होती है, वो ग्रेडिंग क्या होती है इसकी, हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ई 250। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमएस को एफ ई 250। जब हम लोग इसको एफ ई 250 बोलते हैं तो एफ ई 250 का भी हमने क्या कर दिया, वहां पे ग्राफ बना दिया। जरा यहां पे देखो, ये थर्ड नंबर का ग्राफ हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? एफ ई 250 को, एफ ई 250 को। अब जरा यहां पे एक चीज देखो, यहां पे हमें अपर यील्ड पॉइंट, एमएस के केस में यहां पे हमें अपर यील्ड पॉइंट बिल्कुल क्लियरली विजुअल हो रहा है। जैसा कि इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम पे ये हमारा क्या था? ये पॉइंट था अपर यील्ड पॉइंट। ये पॉइंट का हमारा क्या था? अपर यील्ड पॉइंट। ओके, वहीं पे ये पॉइंट हमारा क्या था? ये पॉइंट इंडिकेट करता था लोअर यील्ड पॉइंट को। ठीक, मैंने यहां पे आप लोगों के सामने एमएस का ग्राफ बनाया। ठीक, एमएस का स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम, ये हमारा क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम मींस प्रतिबल विकृति आरेख। लिखना चाहो तो लिख सकते हो एमएस का प्रतिबल, प्रतिबल विकृति आरेख। ठीक, यहां पे मैंने बनाया एमएस का प्रतिबल विकृति आरेख। वहीं पे मैंने क्या बताया यहाँ पे? एच वाई एस डी बार का मीन्स हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब जरा एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पे? हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एमएस के केस में, एमएस के केस में हमें क्या दिख रहा है? अपर यील्ड पॉइंट दिख रहा है, बट इस केस में हमें कोई भी यील्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो इन पे हम लोग इसकी जो स्ट्रेस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? हमें इसकी स्ट्रेस कैसे मिलेगी? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे वैल्यू लिख लो 0.00। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आगे लिख लो 0.02, यहां पे लिख लो 0.04। नेक्स्ट ये इस प्रकार से यहाँ पे आगे ये डेटा यहाँ पे फिल कर लेना। ओके, चलो यहाँ पे भी वैल्यू लिख लो, इसको मैं अलग कलर से यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूं।
ठीक, अब जरा यहाँ पे देखो, जब मैंने इसे अलग कलर से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसे हम लोग मान लेते हैं ये स्ट्रेस कितनी है, इस पॉइंट पे है 100, ओके, इस पॉइंट पे है 200, ओके, तो इधर पे हमें कितनी मिल गई, इधर पे हमें मिल गई 250, ओके, 250 मिल गई, जो कि किसको इंडिकेट कर रहा था, ये Fe 250 को, ms को इंडिकेट कर रहा है। बट ये जो हमारा सेकंड नंबर ग्राफ है यानी 415 का, ये ग्राफ किसका है, Fe 415 का, ये वाला ग्राफ है हमारा Fe 500 का। हमें यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं मिल रही है। हमें क्या पता कि हम लोग स्ट्रेस कहाँ पे लें, हमें कोई भी एक प्रॉपर पॉइंट नहीं मिल रहा है जहां से हम लोग इसकी स्ट्रेस ले सकें। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में 0.02 से, ठीक, 0.02 स्ट्रेन से एक समांतर लाइन, ठीक, समांतर लाइन या समांतर रेखा लिख लो यहां पे, ठीक, खींचेंगे, ठीक, मैंने यहां पे क्या बताया, 0.002 सॉरी 0.02 स्ट्रेन से यहां पे एक समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक, वो समांतर रेखा Fe415 को, Fe415 एंड Fe500 के ग्राफ को जहां से क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी या काटेगी, जहां से इंटरसेक्ट करेगी वह बिंदु क्या करेगा, वह बिंदु वहां पे प्रूफ स्ट्रेस शो करेगा। प्रूफ स्ट्रेस, ध्यान देना, प्रूफ स्ट्रेस प्रदर्शित करेगा। अब बात यहां पे आती है, सर ये प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, प्रूफ स्ट्रेस प्रदर्शित करेगा, यहाँ पे एक हमारा नया टर्म निकल के आ गया, प्रूफ स्ट्रेस क्या है। एक्चुअली में देखो, एक्चुअली में होता क्या है कि एमएस के केस में, माइल्ड स्टील के केस में हमें डायरेक्टली यील्ड पॉइंट मिल जाता है। डायरेक्टली क्या हो गया था, हमें यील्ड पॉइंट मिल गया था, जबकि HYSD बार में हमें कोई भी यील्ड पॉइंट नहीं मालूम है। जब हमें कोई भी यील्ड पॉइंट नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां से हम लोग इसमें 0.02 स्ट्रेन से 0.02 स्ट्रेन से एक समांतर रेखा खींचते हैं। एक क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस वजह से वहां पे पैरेलल लाइन जो स्ट्रेस प्रदान करता है वो स्ट्रेस प्रूफ स्ट्रेस कहलाती है। वो स्ट्रेस हमारा क्या कहलाएगा, प्रूफ स्ट्रेस कहलाएगा। इसलिए कोई भी आपसे पूछे कि जो माइल्ड स्टील होती है, माइल्ड स्टील के केस में हम लोग यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक, जबकि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे Fe250 है, Fe250 है, Fe250 के केस में कोई किसी ने तुमसे पूछा बेटा ये बताओ जरा Fe250 का यील्ड स्ट्रेस कितनी है, यील्ड स्ट्रेस कितनी है, ठीक, आप लोग तुरंत बताएंगे सर कि जो हमारा Fe के बाद जो 250 है, ये 250 हमारी क्या यील्ड स्ट्रेस है, यानी Fy बराबर कितना हो गया, 250 न्यूटन पर mm², ओके। जबकि यदि हमारा Fe415 एंड Fe500 है,
Fe 500। इस केस में हमें डायरेक्टली यील्ड पॉइंट नहीं विजिबल था, हमें डायरेक्टली यील्ड पॉइंट नहीं मिला हुआ था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0.02 स्ट्रेन से एक समांतर रेखा खींची। समांतर रेखा, समांतर रेखा ने, ठीक, उन ग्राफ को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वहां पे जो स्ट्रेस है, उन पॉइंट्स पे जो हमें स्ट्रेस मिलेगी वो स्ट्रेस क्या कहलाएगी, प्रूफ स्ट्रेस कहलाएगी। वो स्ट्रेस क्या कहलाएगी, प्रूफ स्ट्रेस कहलाएगी। ठीक, जबकि इसको भी हम लोग एफ वाई से ही इंडिकेट कर देते हैं। तो यदि इसमें हम लोग क्या कर देंगे, ये एफ वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 415 हो जाएगी, 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक, और नीचे वाले केस में क्या हो जाएगी, यहाँ पे 500 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो जाएगी। ओके, ये वैल्यू हमारी इतनी इतनी हो जाएंगी। जरा अब ग्राफ में देख लो, ग्राफ में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे देखना, मैंने क्या बताया आप लोगों से, 0.2% पे एक समांतर लाइन, यानी हमें इसके समांतर खींचना है, जो ये लाइन यहां पे गई हुई है। ठीक, ये लाइन है, इस लाइन के समांतर हमें यहां से एक लाइन खींचना है। तो यहां से क्या करेंगे, ऐसे, ठीक, ये देखो मैंने ये समांतर लाइन ड्रॉ की। तो इस समांतर लाइन ने देखो, एक तो इधर इंटरसेक्ट किया, हमें ये पॉइंट मिल गया, दूसरा हमें पॉइंट ये मिल रहा है, ये मतलब हमें एक पॉइंट ये मिला हुआ है, ठीक, दूसरा पॉइंट हमें ये मिला हुआ है। ठीक, मैंने यहां से 0.2% पे एक समांतर लाइन ड्रा की हुई है, यानी 0.02 पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 0.02 स्ट्रेन पे एक समांतर लाइन ड्रॉ की हुई है। उस समांतर लाइन ने उन ग्राफ को, उस समांतर लाइन ने उन ग्राफ को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, वो पॉइंट हमारे क्या करेंगे, उस जगह की या माइल्ड एच वाई एस डी बार की क्या प्रदर्शित करेंगे, एच वाई एस डी बार की प्रूफ स्ट्रेस प्रदर्शित करेंगे। एच वाई एस डी बार की प्रूफ स्ट्रेस प्रदर्शित करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि बेटा ये बताइए प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है, ये किस प्रकार की बार में हम लोग, किस प्रकार की स्टील में हम लोग प्रूफ स्ट्रेस निकालते हैं। तो जो हमारी एच वाई एस डी बार होती है, एच वाई एस डी बार में हम लोग प्रूफ स्ट्रेस निकालते हैं, जबकि माइल्ड स्टील पे हमें अपर यील्ड पॉइंट डायरेक्टली मिल जाने के कारण हम लोग वहां पे क्या करते हैं, प्रूफ स्ट्रेस नहीं निकालते हैं। यहाँ पे इसका नाम प्रूफ स्ट्रेस क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने, हमें क्या हुआ था, यहाँ पे कोई भी अपर यील्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है, देख रहे होगे यहाँ पे ग्राफ ही बढ़ता हुआ चला जा रहा है, हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है कि जहां से हमारी क्या हो जाए वैल्यू। इस वाले ग्राफ में देखो वैल्यू ऊपर पहले गई हुई है, ऊपर जाने के बाद ग्राफ नीचे आया हुआ, हमें एक पॉइंट मिल गया अपर यील्ड पॉइंट, जबकि इन दोनों ग्राफ में ऐसा कुछ मिल रहा है, इन दोनों ग्राफ में नहीं मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी वो स्ट्रेस क्या कहलाएगी, प्रूफ स्ट्रेस कहलाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लो 415 और इधर पे लिख लो 500। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रूफ स्ट्रेस। इससे हमारे दो टर्म क्लियर हो गए, कौन कौन सा, एक तो देखो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, ठीक। दूसरा हमारा एच वाई एस डी बार का भी क्लियर हो गया, एच वाई एस डी बार का जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है वो भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट यील्ड स्ट्रेस के हम लोगों ने Fe250 में, Fe250 में जो यील्ड स्ट्रेस होती है वो कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे जो Fy है, Fy की वैल्यू कितनी होगी, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी। वहीं पे प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है वो भी हम लोगों ने जान लिया। इसे प्रूफ स्ट्रेस क्यों बोलते हैं एक्चुअली में, जबकि हम लोगों ने ये जब Fe415 पढ़ा, ठीक, Fe500 पढ़ा, जबकि Fe250 के केस में हमने उसे Fy बोला है, ठीक, मींस यील्ड स्ट्रेस बोला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ स्ट्रेस क्यों बोला, क्यों, इसका रीजन क्या है कि हमने यहाँ पे 0.02 स्ट्रेन से उसके समांतर एक रेखा खींची हुई है, ठीक, हमने 0.02 स्ट्रेन से उसके समांतर एक रेखा खींची हुई है। जब रेखा हमने खींची है, ठीक, तो वो उसने Fe415 और Fe500 के ग्राफ को जिस पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया हुआ है,
ठीक। वो स्ट्रेस हमारी क्या कहलाएगी, उधर पे जो हमारी स्ट्रेस होगी वो स्ट्रेस क्या कहलाएगी, प्रूफ स्ट्रेस कहलाएगी। मैंने यहाँ पे यील्ड इसलिए लिखा हुआ है, एक्चुअली में क्या है, ये यील्ड पॉइंट को इंडिकेट कर देता है। जो Fe250 है, Fe250 यील्ड पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि HYSD बार में यील्ड पॉइंट हमें नहीं मालूम है। हमें HYSD बार में यील्ड पॉइंट नहीं मालूम है। ओके। जैसे हम लोग M20 ग्रेड लेते थे, M20 में अब कोई आप लोगों से पूछे बेटा FCK की वैल्यू बताओ, FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 Nm/mm² हो जाएगी। वहीं पे यदि आप लोगों ने Fe250 लिया हुआ है, अब 250 पे कोई तुमसे पूछे बेटा यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, यानी Fy कितना होगा, तो Fy आप लोग कितना बता दोगे, तुरंत 250 Nm/mm² हो जाएगा। ओके। यानी यहां पे जो M था, M क्या इंडिकेट कर रहा था, M प्रदर्शित कर रहा है मिक्स को। ओके। जो 20 है, 20 किसको प्रदर्शित कर रहा है, इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, मींस एफसीके को। इसी प्रकार से यहां पे जो Fe है, Fe इंडिकेट कर रहा है फेरस को। ठीक। और जो 250 है, 250 इंडिकेट कर रहा है किसको, यील्ड स्ट्रेस को। ओके। तो ये था हम लोगों का HYSD बार का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। एक दूसरी चीज और जान लो कि जो ये हमारे Fe415 और Fe500 है, इनको हम लोग टॉर 40 और टॉर 50 के नाम से भी जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं, जो जो यहाँ पे एच वाई एस डी बार में जो मैंने आप लोगों को दो इसके पॉइंट्स बताए, कौन कौन सा, एक जो ग्रेड होता है Fe415, दूसरा मैंने यहाँ पे आप लोगों को ग्रेड बताया Fe500। ठीक। इसको हम लोग टॉर 40 एंड इसको टॉर 50 के नाम से भी जानते हैं। ओके। बट किसी किसी बुक में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अलग से, यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा एक ग्रेड ऐड कर दिया है। वो ग्रेड क्या था हमारा, Fe 550। ठीक। Fe 550 ये एक एक्स्ट्रा ग्रेड हमारा यहाँ पे, एक्स्ट्रा ग्रेड यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इस प्रकार को इसको हम लोग यहाँ पे टॉर 55 के नाम से भी जानते हैं। जबकि जर्नली हम लोग जो यहाँ पे स्टील यूज करते हैं, सिर्फ यहाँ पे Fe415 और Fe500 का ही प्रयोग करते हैं। ओके। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट हेडिंग है अब टाइप्स ऑफ लोड ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर। बताइए कौन कौन से लोड आते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में, तुरंत चैट बॉक्स में बताइए, आंसर दीजिए। टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर में हमारे कौन कौन से लोड आते हैं, ओके। ठीक। तो फर्स्ट हमारा लोड कौन सा आता है, डेड लोड। सेकंड लाइव लोड। लाइव लोड को ध्यान देना, लाइव लोड को हम लोग इम्पोज्ड लोड भी बोल देते हैं, इम्पोज्ड लोड। ठीक। नेक्स्ट विंड लोड। नेक्स्ट स्नो लोड।
नेक्स्ट अर्थक्वेक लोड। ये कुछ लोड है, ठीक, ये हमारे क्या है, ये ऐसे लोड है जो किस पे आते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर पे आते हैं। डेड लोड, डेड लोड आप जानते हैं, डेड लोड का मतलब क्या हुआ, उस स्ट्रक्चर का सेल्फ लोड, स्ट्रक्चर का सेल्फ लोड, ठीक। जैसे स्ट्रक्चर के सेल्फ लोड से मतलब क्या हुआ, चलो यहाँ पे मैं अलग अलग बता देता हूं। डेड लोड, डेड लोड का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट, स्ट्रक्चर का क्या होगा, सेल्फ वेट। ओके, स्ट्रक्चर के सेल्फ वेट से मतलब क्या हुआ कि उसमें कॉलम होगा, बीम होगा, उन कॉलम और बीम पे, उस कॉलम और बीम पे हमने क्या यूज किया है, उस कॉलम और बीम पे हम लोगों ने यहाँ पे कंक्रीट यूज की है, कंक्रीट यूज की है, ठीक। या वॉल बनाने में, वॉल बनाने में हम लोगों ने क्या यूज किया, ब्रिक यूज किया है, ठीक, ब्रिक्स यूज किए हुए हैं। तो उनका जो वेट होगा वो किसमें कंसीडर हम लोग करेंगे, वो हमारा वे, ये हमारा जो लोड होगा किसमें कंसीडर होगा, डेड लोड में कंसीडर होगा। वहीं पे अब बात आती है लाइव लोड की, लाइव लोड, ठीक। लाइव लोड का मतलब क्या है कि आज उस स्ट्रक्चर पे लग रहा है, बट थोड़ी देर बाद यदि वो वहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, मतलब परमानेंटली वहां पे वर्क ना करे। जबकि डेड लोड का मतलब क्या है कि परमानेंटली उस स्ट्रक्चर पे वो एक्ट करता रहे, परमानेंटली वो स्ट्रक्चर पे एक्ट करता रहे, इस प्रकार का लोड हमारा क्या कहलाएगा, डेड लोड कहलाएगा। जबकि लाइव लोड का मतलब क्या है कि अभी वर्क कर रहा है, बट थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाए, वहां से हट जाए, ओके, रिमूव कर दिया जाए, तो उस प्रकार के लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइव लोड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है विंड लोड। विंड लोड से मतलब क्या है, आप लोगों को पता है, जब विंड भी क्या करती है, अपना प्रेशर डालती है, उसमें फोर्स लगाती है, ठीक। जैसे हम लोग बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या टॉवर है या चिमनी है, जब हम लोग चिमनी की डिजाइन करते हैं, तो चिमनी की डिजाइन करने के केस में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जो विंड का या एयर का प्रेशर है उसको भी कंसीडर करते हैं, जो हमारा एयर का प्रेशर है उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं, ओके। तो हमारा किस में आता है, यहाँ पे विंड लोड के केस में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है स्नो लोड। नेक्स्ट है हमारा स्नो लोड। स्नो लोड से मतलब क्या है, जो हमारे कुछ ऐसे रीजन है, हमारे कुछ ऐसे रीजन है जहां पे कंटिन्यू बर्फबारी होती रहती है, हमेशा वहां पे क्या होता है, हमेशा बर्फबारी होती रहती है, ओके। कुछ ऐसे रीजन है कि जहां पे हमेशा बर्फबारी होती रहती है, मीन्स वहां पे हमेशा हिमपात होता रहता है, बर्फ गिरती रहती है। अब ये बताइए, यदि आप लोगों ने, यदि आप लोगों ने फ्लैट स्लैब बनाई हुई है, उस रीजन पे फ्लैट स्लैब बताई बनाई हुई है, और यदि वहां पे बर्फ आके क्या हो गई, कलेक्ट हो गई, बर्फ आके कलेक्ट हो गई, तो बर्फ का भी कुछ ना कुछ लोड होगा, ओके। या इसी प्रकार से ये मान लीजिए कि आपका कोई ब्रिज है, ठीक, ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर क्या हुई, जिस समय हिमपात हुई वहां पे स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल के समय वहां पे क्या हो गया, बर्फ आके इकट्ठे हो गए, तो उस बर्फ का भी कुछ ना कुछ लोड होगा। तो बर्फ का जो हमारा लोड होगा यहाँ पे, उसको हम लोग किससे कंसीडर करेंगे, उसको मान लेंगे यहाँ पे स्नो लोड, ओके। नेक्स्ट फिर हमारा आता है अर्थक्वेक लोड। तो अर्थक्वेक लोड से मतलब क्या है यहाँ पे कि भूकंप की वजह से, ठीक, भूकंप की वजह से उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लोड यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। जैसा भी हमारा अर्थक्वेक जोन है, जो हमारे अर्थक्वेक जोन है, अर्थक्वेक जोन के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ फैक्टर यहाँ पे अलग से एक्स्ट्रा कंसीडर करते हैं, ठीक, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वहां पे अर्थक्वेक लोड में कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट इनके कुछ यहाँ पे कोड हैं, इनके यहाँ पे कुछ कोड है, मैं कोड आप लोगों को बता रहा हूँ, कोड रट लेना। कोड बिल्कुल सभी को याद होने चाहिए कि डेड लोड का या लाइव लोड को, या यदि हम लोगों को डेड लोड या लाइव लोड की स्टडी करनी है, तो हम लोग किस कोड को ओपन करें कि जहां से हमें इसके बारे में क्लियर मालूम हो जाए, ओके। बेटा वाटर प्रेशर, हम लोग जितने भी हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हम लोग वाटर प्रेशर को काउंट करते हैं। जैसे डैम हुआ, वाटर टैंक हुआ, डैम में क्या होगा हमारा, वहां पे हमारा वाटर प्रेशर आएगा, इसलिए हम लोग वहां पे उनको कंसीडर करते हैं।
देख लो, सबसे पहले जो मैंने अभी जितने लोड बताए हुए हैं उनका मैं यहाँ पे आईएस कोड भी लिखूंगा। सबसे पहले लिखो डेड लोड, नेक्स्ट है लाइव लोड, फिर है विंड लोड, नेक्स्ट है स्नो लोड, नेक्स्ट है अर्थक्वेक लोड। ये सब आईएस कोड आप लोग याद कर लेना। जो हमारा डेड लोड होता है, डेड लोड का जो आईएस कोड है वो है आई एस 875 पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। वहीं पे जो लाइव लोड है, लाइव लोड का जो हमारा आईएस कोड है वो है IS 875 पार्ट सेकेंड। नेक्स्ट है विंड लोड, विंड लोड का जो आईएस कोड है वो है IS 875 पार्ट थर्ड। नेक्स्ट है हमारा स्नो लोड, स्नो लोड का लिखो आईएस कोड IS 875 पार्ट फोर्थ। नेक्स्ट है अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक का इसका भी आईएस कोड लिखो आई एस 1893 2002। ठीक, ये आईएस कोड सभी को याद होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस से भी लिखवाया हुआ है कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड। ये चार तो आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं। जैसे हमें यदि स्टडी करनी हो कि डेड लोड में कौन कौन से पार्ट आते हैं या डेड लोड के अंदर हम लोग किस किस को कंसीडर करते हैं, तो यदि हम लोग IS 875 पे जाएं, IS 875 के पार्ट फर्स्ट में जाएं, तो वहां पे डेड लोड के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है, पूरा डिटेल से डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया गया है कि डेड लोड में हम लोग किन किन लोड को काउंट करते हैं, ये किसको किसको हम लोग डेड लोड में कंसीडर करते हैं, लाइव लोड में हम लोग किसको किसको कंसीडर करते हैं, ये IS 875 पार्ट सेकंड में दिया गया है। सेम इसी प्रकार से विंड लोड में कितना लोड आता है, कितना वहां पर प्रेशर आता है, ठीक, ये किस प्रकार के स्ट्रक्चर में विंड लोड हम लोग कितना कंसीडर करेंगे, ये 875 पार्ट थर्ड में दिया गया है। सेम इसी प्रकार से जो हमारा स्नो लोड है, स्नो लोड के बारे में बताया गया है IS 875 पार्ट फोर्थ में, और अर्थक्वेक लोड के बारे में बताया गया है IS 1893 एंड 2002। ठीक, इसमें आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पे हम लोग जो जितना भी यहाँ पे लोड कंसीडर करेंगे उस लोड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टेबल बनवा रहा हूँ, उस टेबल में यहाँ पे उनकी जो वैल्यू होती है, ठीक, वो वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ये वैल्यू किसकी है? लाइव लोड की वैल्यू है। ओके, लिख लो यहाँ पे मिनिमम लाइव लोड टू बी कंसीडर्ड। हम लोग जब भी डिजाइन करेंगे, अभी डिजाइनिंग के समय, हम लोग जब डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग के समय जितना जितना लाइव लोड कंसीडर करेंगे, ठीक, वो किस बेस पे कंसीडर करते हैं, तो वो इसी बेस पे यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ओके, यहाँ पे लिख लो, हेडिंग डाल लो, मिनिमम मिनिमम लाइव लोड, लाइव लोड टू बी कंसीडर्ड। हम लोग मिनिमम कितना कितना लाइव लोड कंसीडर करते हैं किस किस केस में, लिखो। सबसे पहले यदि हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट है बाथरूम है, बाथरूम एंड टॉयलेट्स, टॉयलेट्स इन all types of building, all types of building
इस केस में जो हम लोग लाइव लोड यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो भी यूडीएल के फॉर्म में होगा। ध्यान देना, जो लोड होगा यूडीएल के फॉर्म में होगा। कितना होगा? 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, कितना कंसीडर करेंगे? 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहीं पे सेकंड नंबर लिखो, लिविंग एंड बेडरूम। लिविंग एंड बेडरूम, इस केस में जो हम लोग लोड कंसीडर करेंगे वो भी हमारा कितना होगा? 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, यदि मान लीजिए हम लोगों के कुछ ऑफिस रूम बने हुए हैं, ठीक है, ऑफिस रूम है, ऑफिस रूम के केस में देखो यहाँ पे ऑफिस रूम इन, ठीक, क्या है इसका ए पॉइंट लिखो, हॉस्टल है, कामा, होटल है, हॉस्पिटल है, एंड बिजनेस बिल्डिंग है, एंड बिजनेस बिल्डिंग है। इस केस में हम लोग जो यहाँ पे लोड कंसीडर करेंगे वो करेंगे 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, यदि आपकी असेंबली बिल्डिंग है, कैसी बिल्डिंग है? असेंबली बिल्डिंग है, असेंबली बिल्डिंग है, असेंबली बिल्डिंग के केस में हम लोग जो यहाँ पे लाइव लोड कंसीडर करेंगे वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखो, यदि हमारा क्या है, कोई बैंकिंग हॉल है, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, कोई बैंकिंग हॉल है, कोई बैंकिंग हॉल है, ठीक, यह क्लासरूम है, बैंकिंग हॉल है या क्लासरूम है, ठीक। इस केस में यहाँ पे जो हम लोग लाइव लोड कंसीडर करेंगे वो करेंगे 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये थे हमारे कुछ लाइव लोड, ठीक। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ में ऑलरेडी आप, इसकी पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, वहां से नोट डाउन कर लेना। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि हम लोग जब इनकी डिजाइनिंग करते हैं, मींस किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर की हम लोग जब डिजाइनिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से मेथड मिलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन, मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन। ये फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका था कि हम लोग कौन कौन से मेथड प्रयोग करते हैं। बताइए फास्ट, कौन कौन से मेथड हम लोग प्रयोग करते हैं आरसीसी डिजाइनिंग में? बिल्कुल, आरसीसी डिजाइनिंग में जो हमारा फर्स्ट मेथड होता है वो होता है क्या? डब्ल्यूएसएम। ओके, सेकंड मेथड था हमारा एलएसएम, एंड थर्ड मेथड था हमारा क्या? लोड फैक्टर मेथड। लोड फैक्टर मेथड। डब्ल्यूएसएम का फुल फॉर्म क्या होगा? डब्ल्यूएसएम का फुल फॉर्म मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वहीं पे एलएसएम का फुल फॉर्म क्या होगा? लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेथड है हमारा डब्ल्यूएसएम मेथड। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो मेथड क्या है? डब्ल्यूएसएम मेथड, मींस वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड।
ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, WSM मेथड के अंदर सबसे पहला पॉइंट लिख लो। फर्स्ट पॉइंट है दिस इज ओल्ड मेथड। फर्स्ट पॉइंट है हमारा दिस इज ओल्ड मेथड, ये बहुत पुरानी विधि है। ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज बेस्ड ऑन it is based on elastic theory. It is based on elastic theory and assumes that both स्टील एंड कंक्रीट, ध्यान देना यहाँ पे, स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक एंड ओबेज हुक्स लॉ। देखो, इसके मैंने अभी 2 पॉइंट आप लोगों को लिखवाए। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया WSM मेथड का, ये बहुत पुरानी विधि है। दूसरा मैंने पॉइंट इसका क्या लिखवाया कि ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है, जो हमारी इलास्टिक थ्योरी है उस पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? क्योंकि उसमें ये माना गया है कि जो स्टील है और कंक्रीट है, दोनों क्या है, इलास्टिक हैं। ठीक, स्टील और कंक्रीट दोनों इलास्टिक हैं और ये हुक्स लॉ को भी फॉलो करते हैं, जो हमारा हुक्स लॉ को भी फॉलो करते हैं। अब हुक्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। ध्यान देना, हुक्स लॉ का मतलब क्या हो गया, हुक्स लॉ का मतलब यहां पे क्या हो गया हमारा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। ठीक, तो सिर्फ हमारे यही 2 मेन पॉइंट्स हैं कि जिनके बेस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें अंतर क्या क्या है हमारा। ओके, सिर्फ 2 ही ऐसे, मतलब जैसे हमारा WSM मेथड है, एक तो ये ओल्ड मेथड है, दूसरा ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस है। ये किस पे बेस है, इलास्टिक थ्योरी पे बेस है। और इलास्टिक थ्योरी के बेस के साथ इन्होंने ये क्या बताया, जो हमारे ये कंक्रीट और स्टील है दोनों इलास्टिक हैं और हुक्स लॉ को भी फॉलो करते हैं। ठीक, और हुक्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होना चाहिए, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, सिर्फ कुछ यही हमारे ऐसे रीजन थे कि जिनकी वजह से हमें WSM मेथड को छोड़ करके LSM मेथड को अपनाना पड़ा। ठीक, LSM मेथड में क्या क्या पॉइंट्स थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके।